क्या आपको पता है कि आपके अंदर की एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करती है? जैसे कि आपके स्किन का क्या कलर होगा, आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होगी कि नहीं, आप आगे चल के कितने इंटेलिजेंट होंगे, या आपको कौन कौन सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन कि आपको कैसे थॉट्स आते हैं, किस चीज़ों पे आप आसानी से बिलीव कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना पहले से ही कोडेड है आपके अंदर, और वही आपके पूरी लाइफ को इफेक्ट करती है। तो देखते हैं कि वो कैसे। तो जो चीज़ आपके लाइफ को इफेक्ट करती है ना, वो होती है जीन। ये कोई पहनने वाली जीन नहीं है, ये मैं बायोलॉजिकल जीन की बात कर रहा हूँ, जो आपके बॉडी के सेल्स के अंदर होती है। जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है, वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती है। अब आप ये सोच सकते हो ना कि सारी चीज़ें तो एटम से मिलके बनी है। तो हाँ, ये बात सही है कि एटम से मिलके बनी है, बट मैं बायोलॉजिकली एक स्मॉल यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेल की बात की है। तो सेल ना एक एटम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, बट वो इतना छोटा होता ही है कि हमें उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। तो देखो, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है, बट अगर हम सेल्स के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा एक न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है। और फिर उसके अंदर जाएंगे, अगर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा क्रोमोसोम। और फिर क्रोमोसोम के जब अंदर जाएंगे तब हमें मिलता है डीएनए। और उसी डीएनए के कुछ खास हिस्सों को ना, कुछ सेगमेंट्स को जीन बोलते हैं। मतलब पूरे डीएनए को जीन नहीं बोलते हैं, डीएनए के कुछ हिस्सों को जीन बोलते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। वो मैं बताऊंगा कैसे। और पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर ना लगभग 20 से 25,000 तरह के जीन होते हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि डीएनए के अंदर के अगर एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं तो जीन तो एक ही तरह का होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको हम जीन बोल रहे हैं उसके अंदर भी कोई चीज़ है जो एक जीन को दूसरे जीन से अलग करती है। जैसे एक बेसिकली एक जीन है, वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड एक कंपाउंड ही होता है, या फिर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। तो बेसिकली ये जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस से ही बने होते हैं। पर इनमें इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए इनकी सब प्रॉपर्टी भी जो होती है वो भी अलग अलग होती है। इसीलिए 4 कैटेगरी में होते हैं। और इन न्यूक्लियोटाइड्स के नाम है एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। जो एडेनाइन है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे थाइमाइन को टी से, और साइटोसाइन को सी से, और गुआनाइन को जी से। तो ये जीन के अंदर ना ऐसे ही अरेंज होते हैं, ए टी सी जी, या फिर उल्टा, या फिर कोई भी अरेंजमेंट में। तो अगर एक एग्जाम्पल ले लें जिसमें जीन में न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह से अरेंज है, ए जी सी ए सी जी टी, तो फिर ऐसा नहीं कि सारे जीन के अंदर यही अरेंजमेंट होगा न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज करते ही जीन का प्रॉपर्टी ही बदल जाएगा। बट अब आप ये सोच सकते हो ना कि ये न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट बस चेंज करने से जेनेटिक प्रॉपर्टी ही कैसे बदल जाएगी, और इन सब का हमारे फ्यूचर से क्या लेना देना। तो देखो, अगर कोई ऐसी जीन है आपके बॉडी में जो आपकी आंखों का कलर बताती है, और उसमें न्यूक्लियोटाइड कुछ तरह से अरेंज है, जैसे ए जी सी टी सी टी टी ए, और इसको मैं चेंज करके सी टी टी ए जी सी ए जी कर दूं, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड इधर उधर कर दूं, तो हो सकता है आपकी आंखों का कलर ही चेंज हो जाए। या अगर कोई जीन आपकी मसल को प्रमोट कर रही है तो हो सकता है आपका मसल्स चेंज हो जाए, आपकी इंटेलिजेंस चेंज हो जाए। बट जैसे मैंने न्यूक्लियोटाइड को इधर उधर कर दिया, तो जीन्स के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे पूरी प्रॉपर्टी बदल गई? वो इसलिए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो जीन्स के अंदर होते हैं, ये अमीनो एसिड बनाते हैं। और अमीनो एसिड भी लेकिन 20 तरह के होते हैं। अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूंगा तो दूसरे तरह के अमीनो एसिड बनने लगेंगे। और अमीनो एसिड इसका एंड नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड फिर मिलके प्रोटीन बनाता है, लेकिन प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं। अगर एक प्रोटीन बन गया जो कि आपके बॉडी मसल्स को प्रमोट कर रहा है, और अगर मैंने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बदल दिया और दूसरी तरह का प्रोटीन बन गया जो आपकी कलर को इफेक्ट कर रहा है, तो आपका कलर चेंज होगा, ना कि मसल्स। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना, जो हम खाने से प्रोटीन लेते हैं चिकन विकन से, वो कौन सा प्रोटीन होता है? तो वो बेसिकली ना डाइटरी प्रोटीन होता है। आपका बॉडी क्या करता है कि आपका बॉडी उस प्रोटीन में से अमीनो एसिड लेता है और इस जीन वाले प्रोटीन को बनाता है। तो अगर आपको ऊपर वाली बात नहीं समझ में आई ना कि कैसे कौन सा प्रोटीन बनता है, कौन सा अमीनो एसिड बनता है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। तो जैसे कोई जीन है, उसका जीन का सीक्वेंस ये है ए जी सी और टी जी ए। जो 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, वो मिलके ही एक एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड। जिनमें से देखो ए जी सी ने अमीनो एसिड 1 बनाया और टी जी ए ने अमीनो एसिड 2, जिससे एक प्रोटीन 1 बना, जो कि अगर ऐसे मान लो कि कलर को प्रमोट करता है, आपके स्किन कलर या आई कलर को। तो अगर इस सीक्वेंस में मैं कुछ चेंज कर दूं, ए जी सी की जगह ए टी जी कर दूं और टी जी ए वैसा ही है,
तो अब इससे क्या होगा, अब इससे जो ATG है ना वो अमीनो एसिड 3 बनाएगा और TGA भले अमीनो एसिड 2 ही बनाए जो कि ऊपर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ATG जो है वो पहला वाला जो वो अमीनो एसिड 3 बनाएगा। तो जब यहाँ पे दो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड हैं तो वो एक अलग ही प्रोटीन बनाएंगे, जो प्रोटीन शायद जाके आपकी इंटेलिजेंस को सपोर्ट करे या भी किसी भी चीज़ को सपोर्ट करे। ये तो बस एग्जांपल है। तो देखो इससे समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड के हल्का सा सीक्वेंस चेंज करने से दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा और वो अगर फिर दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा तो एक अलग ही प्रोटीन बनाएगा। और इसी तरह से आपके बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं उसमें से पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन सा कितना प्रोटीन बनाएगा, जिससे आप उन चीज़ों में आगे जा सके जिस चीज़ को वो प्रोटीन प्रमोट कर रहा है। पर जैसे बहुत लोगों की आंखों का कलर ब्लू होता है, वो इसलिए कि जो जीन उनकी आंखों का कलर डिसाइड कर रही है वो ऐसा प्रोटीन ही बना रही है जो ब्लू कलर को प्रमोट करे, ब्लू आंखें बनाए या उसमें हेल्प करे। अब जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो बट आपको आपकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही या फिर आप किसी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो ना फिर लोगों के अंदर ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि लगता है भगवान चाहते हैं कि आज मैं घर से निकलूँ ही ना, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जब इस तरह के थॉट्स आते हैं ना तो इस पे भी हमारे जीन का रोल होता है जो हमारे इसी थॉट्स को एक लॉजिकल रीजनिंग में बदल देता है। मतलब बेसिकली यही सारे थॉट्स हमें लॉजिकल लगने लगते हैं और हमें उस पर बिलीव हो जाता है। बट कोई अगर वेल एजुकेटेड बंदा है जो सच में जिसने एजुकेशन लिया हुआ है, उसको भी ये थॉट्स आते हैं लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। मतलब उसके पास ना चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा ब्रेन पावर होती है, क्योंकि एजुकेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपको जो चीज़ सोचना सिखा दे, आप सोच के बता सको कि क्या सही है क्या गलत, ना कि आपके जेनेटिकल डिसीजंस। और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होती है तो आप बस एक जीन्स के इशारों पे चल रहे होते हो जो कि आपके एंसेस्टर से आपके अंदर आई हुई है। जैसे कि बहुत लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा भी नहीं हुआ फिर भी वो एंग्शियस या डिप्रेस फील करते हैं। ऐसा इसलिए ना कि उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी अपने पेरेंट्स के अंदर से मिली है या फिर हो सकता है पेरेंट्स के पेरेंट्स से मिली हो। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसी जीन्स में ट्रांसफ़र होती है। मतलब इसी जीन्स के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो आपको डिप्रेस्ड या फिर एंग्शियस फील कराता है। जैसे अगर वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल ले लें तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो फैमिली उससे सफ़र की होगी वर्ल्ड वॉर 2 से, उसको हर टाइम डर लग रहा होगा कि कब कहाँ पे बॉम्ब गिर जाए, कौन मर जाए। और मतलब ऐसा डर एक दिन के लिए नहीं, ऐसे सालों के लिए। तो जब कई सालों तक किसी को ऐसे डर लगेगा ना तो उसके जीन्स में भी चेंज आने लगेगा। तो अगर वॉर के बाद अगर उन फैमिली का कोई बच्चा होगा तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की। वो भी एंग्जियस फील करेंगे क्योंकि उनके अंदर भी वही उनकी पेरेंट्स वाली जीन्स आ गई जो उन्हें ऐसे थॉट्स दिला रही है जिससे वो डरे, या थॉट्स अगर नहीं दिला रही तब भी उन्हें डर लग रहा है किसी चीज़ से। जैसे देखो पूरी दुनिया के अंदर लोगों में अंधविश्वास क्यों है, लोगों को ये इलॉजिकल चीजें लॉजिकल कैसे लगने लगती है, वो इसलिए कि उनका जीन्स उस थॉट को प्रेफर कर रहा है जिससे वो एक लॉजिकल रीजन बना सके और वो सारे इलॉजिकल चीजें उन्हें लॉजिकल लगे जो कि एक पढ़े लिखे बंदे को नहीं लगेगी। और ऐसा इसलिए ना कि वो जीन हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है, पूर्वजों से, जो कि अपनी पूरी लाइफ बस यही में गुजार देते थे, इन्हीं सब इलॉजिकल चीज़ों में या प्रैक्टिसेस में। तो जब कोई चीज़ कोई सालों तक करता है ना तो उसके जीन्स पे भी असर पड़ जाता है उस चीज़ों का। इसीलिए उसके बाद जो उनकी न्यू जनरेशन आती है उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया में जो रिजर्वेशन होता है उसको आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ऐसा सिस्टम क्यों है कि लोअर कास्ट के बच्चे कम मार्क्स ला के एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं जो कि अपर कास्ट के बच्चे नहीं कर पाते। मतलब लोअर कास्ट के बच्चों के लिए इतनी कम रिक्वायरमेंट क्यों होती है? और ऐसा इसलिए कि जो उनके एंसेस्टर थे, जो उनके पूर्वज थे, उनको पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे इंडिया में कास्ट वास्ट पहले बहुत होता था तो लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था जो लो कास्ट के थे। तो अगर पढ़े नहीं होंगे तो उनके जीन के अंदर बदलाव कैसे आएगा जो कि दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो। तो इसीलिए ना लोअर कास्ट के बच्चों के अंदर ऐसा जीन ही नहीं होता है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से उनके समझने में हेल्प करे। या अगर कुछ बच्चों में हो सकता है बाय एक्सीडेंट हो गया हो, बट ज़्यादातर बच्चों में ऐसा नहीं होता। और जो अपर कास्ट के बच्चे हैं जिनके एंसेस्टर पढ़े लिखे हैं उनके जीन्स में ऑलरेडी बदलाव आ चुके हैं जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से समझने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये तो एक तरह से अनफेयर हो गया ना। जिसको जीन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं ना वो तो बोलेगा कि ये अनफेयर नहीं है, बट जिसको नॉलेज है वही बता सकता है कि कितना अनफेयर है। कि हो सकता है कोई बच्चा इसलिए वीक ना हो क्योंकि वो मेहनत ना कर रहा है, उसका जेनेटिक उसके साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है ये रीज़न हो। बट देखो ऐसा नहीं कि जीन्स में जितने भी चेंजेस होते हैं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे हिरोशिमा में जब बॉम्ब गिराया गया वर्ल्ड वॉर 2 में,
तो जो लोग उस न्यूक्लियर बॉम्ब में बच गए थे ना, वो लोग तो न्यूक्लियर बॉम्ब से बच गए थे, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से नहीं बच पाए, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन ने उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल दिया था। वो न्यूक्लियोटाइड को इधर उधर करना मतलब, और ऐसा नहीं है कि बस न्यूक्लियोटाइड को इधर उधर करना ही जीन्स में चेंजेस लाता है, हो सकता है न्यूक्लियोटाइड को ही बीच से गायब कर दिया हो। तो इन सब चेंजेस की वजह से जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई ना, उसमें कई केसेस में ऐसा देखा गया, कई बच्चे का कोई हेड जो है वो छोटा है, कई में इंटेलेक्चुअल पावर कम है, मतलब सोचने समझने की शक्ति कम है, जो कि उनके पेरेंट्स के जीन्स में से उनके अंदर आई थी। और ऐसे ही ना एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सिमुलेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं। जैसे कि ये जेनेटिक कोड देखना, क्या आपको ये किसी चीज़ का सिमिलर लग रहा है? तो शायद आपको ना लग रहा हो, बट एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को लग सकता है। ऐसा इसलिए ना कि कंप्यूटर पे जितने भी टास्क होते हैं, कोई भी प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर बेसिक चीज़ें कैसे समझ, वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। मतलब कंप्यूटर को बस 2 ही चीज़ पता होती है, तो 0 या 1, और इन्हीं चीज़ के कॉम्बिनेशन से वो अलग अलग मीनिंग बना लेते हैं। बट ये कंप्यूटर कोड ना जेनेटिक कोड के कितना सिमिलर लगता है। भले जेनेटिक कोड में 4 बिट हो गए, AGCT, और कंप्यूटर कोड में 2 ही हैं, 0 1, बट ये देखने में कितना सिमिलर लगता है। तो इन्हीं सब सिमिलैरिटी को देख के ना लोग बिलीव करते हैं कहीं हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर तो नहीं है, किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने जिस कंप्यूटर को बनाया हो, जिसने 0 और 1 का ना यूज़ किया हो, वो 4 डिजिट का यूज़ किया हो किसी के। जैसे इलॉन मस्क भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। then the games will become indistinguishable from reality. बट ऐसा भी हो सकता है कि ये बस एक नॉर्मल सी सिमिलैरिटी हो, जिसको हमने एक मीनिंग दे दिया हो। तो इसको मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत लोग सोचते हैं कि एजुकेशन में जो चीज़ें फालतू पढ़ाई जाती है, जैसे A+B का होल स्क्वायर, इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ है। तो ये एक तरह से ना आपको ही इवॉल्व करता है, आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है, जिससे आप ये समझ सको ना कि आप किसी चीज़ पे क्यों बिलीव कर रहे हो, आपका थॉट हमेशा उस चीज़ों में लॉजिक कैसे बना ले रहे हैं, जो कि जानना जरूरी था। तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया, और वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।